नमस्कार दोस्तों, गणित विषय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए प्रश्नावली 1 की पहली एक्सरसाइज 1.1। ध्यान से देखना है बच्चों, ध्यान लगा के पढ़ाई करनी है। सबसे पहला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का 1.1 का, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन, इससे पिछली कक्षा में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है? ये होती है a बराबर वी क्यू प्लस आर, जहाँ r की वैल्यू हमेशा b से छोटी होगी और 0 के बराबर या 0 से क्या होती है, बड़ी होती है। यदि इसी प्रमेयिका का उपयोग बार बार किया जाए, इसी प्रमेयिका का उपयोग क्या किया जाए, बार बार किया जाए, तो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाती है। क्या कहलाती है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। हमें एचसीएफ ज्ञात करना है दो संख्याओं का। वो संख्या कौन कौन सी हैं? 135 और 225। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या करना है? हमें ज्ञात। इसका एक प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया आपको ध्यान से समझनी है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम सबसे पहले मैं कुछ चरणों के माध्यम से आपको दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना सिखाऊंगा। ध्यान दीजिए। सबसे पहले जैसे अपना पहला क्वेश्चन है 135 और 225 का क्या निकालना है? एचसीएफ। सबसे देखो बेटा, बिल्कुल नॉर्मल है। आप एचसीएफ सीखना बिल्कुल आसान है। बस सबसे पहले आप जो मैं पूछता हूँ बस वो बताना है आपको। इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है? 225। और छोटी संख्या क्या है? 135। बड़ी संख्या को हम a मानेंगे और छोटी संख्या को मानेंगे b। चलो, सबसे पहले आपको पता लग गया कि इसमें से 225 है वो तो क्या है? बड़ी है, और 135 है वो क्या है? छोटी है। 225 बड़ी है, इसको मैंने क्या मान लिया? a का मान कितना मान लिया? 225, और b का मान कितना मान लिया? 135। अब हमें a का मान पता है, b का मान पता है। हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो पढ़ी थी उसमें क्या होता है? a बराबर वी क्यू प्लस आर। उसका हम प्रयोग करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से या प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? ये होती है a बराबर वी क्यू प्लस में आर, जहाँ r की वैल्यू होती है वो v से हमेशा क्या होती है? छोटी, और r का मान है वो 0 के बराबर भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। चलो, मैं मान रखता हूँ a के स्थान पे a का मान लिखा। a का मान कितना है? 225, और b का मान कितना है? 135। मैंने आपको बताया था कि जो हम भाग प्रक्रिया करते हैं उसमें जो भाज्य होता है उसको तो बोलते हैं अपन a, और जो भाजक होता है उसको क्या बोलते हैं? b। भाग देने पर जो यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा? भागफल, और अंत में क्या आएगा? शेषफल। अंत में क्या आएगा? शेषफल। ध्यान से देखें बेटा। आओ, चलो मैं भाग के माध्यम से बताता हूँ आपके लिए। अपन भाग दे रहे हैं कितने में? 225 में। b यानी 135 का कितनी बार गया? 135 का भाग गया इसमें एक बार। 135 इसमें से घटाइए, कितने बचेंगे? 90। 5 में से 5 गया तो 0, और 22 में से 13 गए तो 9। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 225 को 135 गुना में 1 प्लस में 90। 135 गुना में 1 प्लस में 90। दरअसल इसमें होता क्या है? इसमें जो हमें एचसीएफ निकालना है वो एचसीएफ उस कंडीशन में आता है जब हमारा शेषफल 0 हो जाए। और अभी बताओ, इसमें शेषफल 0 आया है क्या? कितना आया है? 90। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम जो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसको बार बार दोहराएंगे, और बार बार दोहराना ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। क्या कहलाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ पे अभी 0 नहीं आया है, यानी जो r की वैल्यू, ये a का मान है, ये b का मान है, ये q का मान है, ये r का मान है, और r का मान क्या नहीं है? इज नॉट इक्वल टू 0। 0 नहीं है। तो हम 0
लाने के लिए जो प्रक्रिया है इसको बार बार दोहराएंगे, लेकिन जो प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे उसके लिए दो संख्याएं होना चाहिए, और वो दो संख्याएं जो हम लेते हैं बार बार वो संख्याएं लेंगे हम b और r। तो मुझे बताओ ये b का मान है और ये किसका मान है, r का मान। ये a है, ये b है, ये q है, ये r है। b और r के मध्य में इस प्रक्रिया को हम तब तक दोहराएंगे जब तक कि शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए। शेषफल क्या नहीं आ जाए, 0। तो मैं लिख देता हूं यहां पे b, r के मध्य प्रक्रिया दोहराने पर प्रक्रिया दोहराइए। b का मान कितना है 135 बराबर r का मान कितना है 90। वही सेम प्रक्रिया है, वही बड़ी संख्या में छोटी संख्या का क्या देना है, भाग। बड़ी संख्या कितनी है 135, भाग कितने का देंगे इसमें 90 का। 90 का 90 कितने बचे 45। लिखेंगे कैसे इसको 135 को, 90 गुना में 1 प्लस में 45। 90 गुना में 1 प्लस में 45। बताइए आप क्या यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, नहीं आया। अभी भी शेषफल 0 नहीं है, इसलिए हम प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे। अब किस किस के मध्य दोहराएंगे हम, वही b और r के मध्य में। b का मान 90, r का मान कितना है 45। अब हम 90 में भाग देंगे कितने का 45 का। कितनी बार गया, 2 बार। 45 दूनी 90। शेषफल कितना आ गया बेटाओ 0। यानी 90 में जब हम भाग देंगे 45 का, कितनी बार गया 2 बार। शेषफल क्या आ गया 0। मैं आपको बता दूं कि अपना जो यहाँ पे अपन ये जो सवाल कर रहे हैं इसमें जो मुख्य चीज़ है वो क्या है, शेषफल 0 लाना। और जब शेषफल 0 आ जाता है तो हमारा HCF भी निकल के आ जाता है। और दरअसल वो HCF होता क्या है, जो अंतिम स्टेप में अंतिम चरण में जो b का मान होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। जिन दो संख्याओं का हम HCF निकाल रहे हैं वो अंतिम चरण में जो b का मान होता है वही हमारा HCF कहलाता है। मुझे बताओ इस अंतिम चरण में इसमें b का मान क्या है। यदि मैं इससे इसकी तुलना करूं a बराबर bq प्लस r से, तो a का मान हुआ 90, b का मान हुआ 45, q का मान हुआ 2, r का मान हुआ 0। और जब शेषफल 0 आ जाए तो अंत में जो b का मान होता है वही हमारा क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। यानी यहाँ पे HCF कितना है 45। कितना है HCF 45। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन देखें, ये आपको समझ में आया होगा। आप साथ साथ बिटाओ, इसे उतारते हुए चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है अपना वही सेम चीज़। ये दो संख्याएं हैं 196 और 38,220। सबसे पहले दूसरे क्वेश्चन के लिए पहले ये बताएं आप कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, 38,220 ये बड़ी है, और छोटी कौन सी 196। बड़ी संख्या को हम दर्शाएंगे किससे, a से, और छोटी संख्या को दर्शाएंगे हम b से। वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस में r, जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी या बराबर और b से क्या होगी, छोटी। आप मुझे बताएं कि a का मान कितना है 38,220, 38,220, और इसमें भाग कितने का देना है 196 का। भागफल आएगा और क्या आएगा, शेषफल। ध्यान से देखें, मैं भाग देता हूं। 38,220 में हम भाग दे रहे हैं कितने का, 196 का। लगभग 200 मान लो 196 को, ये 382 है। 200 को भाग देंगे यहाँ में, 200 दूनी 400, ज़्यादा हो जाएगा। चलो 196 का भाग देते हैं एक बार। कितनी बार देते हैं, 196 एकम 196। कितना बचा, 12 में से 6 गए तो 6, और
38 में से 20 गए तो 18, कितने बच गए 186। नेक्स्ट संख्या कितने हो गए 1862। अब 196 का भाग फिर देते हैं 1862 में, लगभग सीधा करने के लिए 200 मान लेता हूँ। 200 का भाग देंगे 1862 में, 200 का भाग कितनी बार जाएगा, लगभग 9 बार। 2 से 90 1800, 2 से 90 1800, 9 बार जा रहा है। चलो 9 का भाग दिए, 9 छिकी 54 हासिल 5, 9 नाम 21 5 86 हासिल 8, 9 एकम 9 और 8 17, कितने आ गए 1764। फिर घटाइए, 12 में से 4 गए तो 8, 16 में से 7 गए तो 9, 18 में से 18 गए तो 0। अगला अंक उतार लिया, कितना आ गया 0, कितने हो गए 980। 196 का भाग फिर दीजिए, इसमें लगभग 5 बार देके देखता हूँ मैं। 5 6 की 30 की 0 हासिल कितनी आ गई 3, 5 नाम 45 और 3 48 को 8 हासिल आ गई 4, 5 एकम 5 और 4 9, शेषफल क्या आ गया 0। यानी जो भागफल है वो तो कितना है 195 और शेषफल क्या आ गया 0। यानी 196 का जब हम इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटाओ 195 बार, और शेषफल क्या आएगा 0। शेषफल क्या आएगा 0। और मैं आपको क्या बता रहा था कि दो संख्याओं का जब यूक्लिड विभाजन विधि से हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो हमारा मुख्यतः जो लाना क्या है 0 लेके आना है, शेषफल क्या लेके आना है 0। जब शेषफल 0 आ जाएगा, यानी यहाँ पे आर का मान क्या आ चुका है 0 आ चुका है। जब शेषफल का मान 0 आ जाएगा तभी हम जो बी का मान होगा उसी को ही क्या कहेंगे एचसीएफ कहेंगे। और यहाँ पे बी का मान है 196, तो हमारा आंसर यानी एचसीएफ जो होगा वो होगा 196। दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा 196। तो आप आसानी से ये प्रश्न कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन है, दोनों संख्या दे रखी हैं 867 और 255। इन दोनों संख्याओं का हमें युग्ल विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करना है। सबसे पहले जो मैंने बताई थी प्रक्रिया, इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है इन दोनों में 867। 867 बड़ी है और छोटी है 255। 255 बड़ी संख्या को मानेंगे हम ए का मान कितना हो गया 867 और बी का मान हो गया कितना 255। चलो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से ये क्या होती है आपको याद रखनी बेटा। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, ए बराबर वी क्यू प्लस में आर की जो वैल्यू है मान है वो 0 से बड़ा या बराबर और हमेशा किससे छोटा होता है बी से। किससे छोटा होता है बी से। चलो प्रक्रिया स्टार्ट करते। ए का मान है 867, ए के स्थान पर 867 लिख दिया, बी के स्थान पर कितना लिख दिया 255। मान किस किस के लाने बाकी हैं क्यू और आर के। क्यू कैसे आएगा, जब बी का भाग किस में देंगे ए में, 255 का भाग 867 में देंगे। 867 में भाग देंगे कितने का 255 का, तो हमें क्यू और आर के मान प्राप्त होंगे। भाग दिए 255 का भाग दीजिए 867 में, कितनी बार गया, ये गया आपका लगभग 3 बार। देखिए देखते हैं, 3 पंजे 15 के 5 को हासिल लगी 1, 3 पंजे 15 और 1 16 को 6 को हासिल लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 और 1 7, 7 में से 5 गए तो 2, 6 में 6 गए तो 0, 8 में 7 गया तो यानी कितना आया शेषफल आ गया 102। क्या 102 में और भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। इससे क्या है कम है, और जब भाजक से मान कम आता है तो वो क्या कहलाता है शेषफल। शेषफल का मान वो हमेशा भाजक से क्या होता है कम। यानी 255 का जब भाग दिया तो कितनी बार गया 3 बार, और शेषफल प्राप्त आ गया 102। क्या अपना आंसर आ जाएगा अभी, नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक एचसीएफ निकल के नहीं आता है। तो शेषफल 0 लाने के लिए हम बी और आर के मध्य में पुनः प्रक्रिया को दोहराएंगे। यहाँ अभी क्या नहीं आया शेषफल 0 नहीं आया है, तो हम बी और आर के मध्य प्रक्रिया दोहराने पर, मध्य
प्रक्रिया दोहराने पर। दोहराइए, बी का मान है 255 और आर का मान है 102। 255 में भाग देंगे हम कितने का, 102 का, कितनी बार जाएगा, 255 में भाग दीजिए 102 का, लगभग 2 बार गया, 102 दूनी 204, कितने बच गए बेटा, 51। तो हम कैसे लिखेंगे, 102 का भाग 2 बार गया और शेषफल कितना बचा, 51। क्या शेषफल 0 आ गया है, नहीं आया है। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक हम यही प्रक्रिया बार बार दोहराते रहते हैं। देखिए अब भी शेषफल 0 नहीं आया है, और शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। शेषफल 0 लाने के लिए हम क्या करते हैं, बी और आर के मध्य प्रक्रिया पुनः दोहराते हैं। बी का मान कितना है 102, आर का मान कितना है 51। 102 में हम भाग देंगे कितने का, अब हम 51 का, कितनी बार गया, 2 बार। 102 में भाग दीजिए, सीधा जा रहा है 51 दूनी 102, क्या बचा अब शेषफल 0। और जब शेषफल 0 आ जाए तो जो बी का मान होता है वही क्या कहलाता है, अपना HCF, वही क्या कहलाता है HCF। यहाँ बी का मान कितना है, अब ये ए का मान, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए ये किसका मान है, बी का। तो HCF कितना आ गया बेटा, 51। HCF कितना आ गया, 51। कितना आ गया HCF, 51। तो ये आपको तीनों प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। यानी हमें दर्शाना है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये किस रूप का होता है, 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। मैं आपको एक बार पुनः याद दिलाता हूँ, हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और वो क्या होती है, a बराबर BQ प्लस में R। क्या होती है, a बराबर BQ प्लस में R। मैं इसी रूप का एक और लिखता हूँ, ध्यान से देखें, जैसे लिख दिया मैंने 5q + 3, 5q + 3, ये कोई भी पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक का मान है a बराबर 5q + 3। मैं आपसे इसमें पूछूं कि भाई b का मान कितना है, इसमें किसका मान, b का मान, तो b का मान कितना है इसमें 5, कितना है b का मान 5, और r का मान कितना है 3। मैं लिखूं यहाँ पे 2m + 1, कोई बताएगा इसमें b का मान कितना है, 2। वेरी गुड, b का मान कितना है इसमें 2। मैं लिखूं भाई 9m + 1, इसमें कितना है b का मान 9। तो b का मान हम आसानी से बता सकते, नहीं बता सकते। दूसरी चीज़ क्या होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में, कि जो r का मान है ये b से हमेशा क्या होता है, छोटा, और 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। मुझे बताओ, यदि b का मान 6 है, कितना है b का मान 6, तो r का मान क्या होगा, b से छोटा, यानी 6 से छोटा। r के मान 6 से छोटे कहाँ तक होते हैं, 5 तक, और 0 भी उनमें सम्मिलित है, 0 के बराबर है तो 0 भी हो सकता है, और 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि भाजक से क्या होता है, r का मान छोटा होता है, b से बराबर नहीं होता, b के क्या नहीं होता, बराबर नहीं होता। तो b का मान जब हम 6 लेंगे तो हम r के मान जो संभावित मान है वो कहाँ तक लेंगे, 5 तक। चलो मुझे बताओ, यदि b का मान 4 हो तो r के मान क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3, यानी 4 से कम। b का मान 5 है तो 5 नहीं लेना, आपको 5 से कम लेने हैं, 0 ले सकते हैं लेकिन 5 नहीं लेंगे, 5 से कम लेंगे। तो जब b का मान 5 होगा तो r के मान क्या होंगे, 0 1 2 3 4, 5 नहीं लेंगे। ध्यान से देखें, ऐसे ही यहाँ पे बात कर रहा है धनात्मक विषम पूर्णांकों की। आपको ये तो पता ही है कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो होते हैं अपने 0 1 2 3 4 5 जो भी, इनमें हमें केवल विषम पूर्णांकों की चर्चा करनी है। विषम पूर्णांक कौन से हैं अपने, 1 3 5।
यानी विषम पूर्णांक चाहिए। और जो विषम पूर्णांक होते हैं वो आप जानते हो कि पूर्णांक होते हैं दो प्रकार के, एक तो होते हैं सम और एक होते हैं विषम। ये अपने सम पूर्णांक जिनमें 2 का भाग जाता है वो तो कैसे होते हैं, सम। ये 2 से क्या होते हैं, विभाज्य। क्या होते हैं, 2 से विभाज्य। और जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो कैसे पूर्णांक होते हैं, विषम पूर्णांक। ये इनमें 2 का भाग नहीं जा रहा, ये कैसे पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। कैसे पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। चलो हम थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर दूसरा। सबसे पहले हमें धनात्मक विषम पूर्णांक के स्थान पर मैं केवल धनात्मक पूर्णांकों की चर्चा करता हूँ। जो भी धनात्मक पूर्णांक निकल के आएंगे उनमें से आप पता लगा लेंगे। जिनमें 2 का भाग जाएगा वो तो क्या होंगे, सम। और जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो क्या होंगे, विषम। हम 2 का भाग दे के देखेंगे, जिनमें भाग नहीं जाएगा वो विषम पूर्णांक होंगे। और जो विषम पूर्णांक होंगे वो हमारे क्या आने चाहिए, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप के आने चाहिए। चलो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ, माना वह धनात्मक पूर्णांक ए है। माना धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया, ए है। अब आप क्या जानते हो, ये धनात्मक पूर्णांक है उसके बारे में आप जानते हो यूक्लिड प्रमेय से। कौन सी प्रमेय से, यूक्लिड प्रमेय से। यूक्लिड प्रमेय आपने पढ़ रखी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या क्या होती है, a बराबर VQ प्लस में R, a बराबर VQ प्लस में R। और जो R की वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या बराबर और V से क्या होती है, छोटी। V से क्या होती है, छोटी। चलो एक चीज़ बताओ, इस प्रश्न के अंतर्गत B का मान कितना है, कितना है B का मान, इसमें 6 है। कितना B का मान, 6। और जब B का मान 6 होगा तो चलो बताओ R के संभावित मान क्या होंगे। R के संभावित मान, R के संभावित मान होंगे B से छोटे, यानी 6 से छोटे, और 0 के बराबर भी हो सकते हैं और 0 से बड़े। ऐसे कौन कौन से मान हैं जो 6 से छोटे हैं और 0 के बराबर है और 0 से बड़े हैं, तो वो मान है अपने 0, 1, 2, 3, 4 और 5। मैं क्या करता हूँ, सबको बारी बारी से लेता हूँ। सबसे पहले मैंने लिया R बराबर 0 लेने पर, R बराबर 0 लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में मान रखिए आप, A बराबर B का मान कितना है, 6q प्लस में R का मान क्या लिया है आपने, 0। क्या लिया है, 0। आप क्या देख रहे हो इसमें कि 6q+0 है, इसमें 6q में 0 जोड़ेंगे अपन, 6q में क्या जोड़ेंगे, 0, तो क्या आएगा 6q। और 6q को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 कोष्टक में 3q। और इस संख्या में 2 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो 6q+0 है ये संख्या कैसी हुई, सम संख्या हुई। कैसी हुई, सम। कैसी हुई, सम। यानी कि ये संख्या कैसी है, सम है। और हमें केवल कौन से पूर्णांकों को देखना है, विषम को। तो ये हमारा कोई मतलब का नहीं है। दूसरा मान लेते हैं, ऐसे ही सेम R बराबर 0 लिया है। अब हम लेते हैं R बराबर 1 लेने पर। R बराबर क्या लिया, 1 लिया। चलो आप बताइए, R बराबर जब 1 लेंगे तो क्या आएगा, A बराबर B का मान कितना है, 6q प्लस में R का मान 1 लिया है तो 6q+1। आप ध्यान से देखिए, 6q है वो तो कैसी संख्या है, सम। और कोई भी संख्या में हम 1 जोड़ दें, सम संख्या में क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें, तो बताओ वो सम संख्या ही रहेगी या विषम रहेगी, विषम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी संख्या 4 है, 4 में 1 जोड़ दिया, विषम संख्या है कि नहीं है। 6 सम संख्या 1 जोड़ दिया, 7 विषम संख्या है कि नहीं है।
यानी ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो हमें विषम चाहिए, इसलिए इसको मैं समीकरण क्या मान देता हूँ, 1। समीकरण क्या दे दिया इसको मैंने, 1। ध्यान से देखें, r बराबर 0 लिया तो आया a बराबर 6q प्लस 0, r बराबर 1 लिया तो क्या आया 6q प्लस 1। लेकिन मुझे r के सभी मान लेने हैं, 0 ले लिया, 1 ले लिया, अब 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 4 भी लेना है, 5 भी लेना है। चलो मैं सबको लेता हूँ, 1 ले लिया, अब r बराबर क्या ले लिया 2 लेने पर, r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर कितना आएगा 6q प्लस में 2, r बराबर 3 लेंगे क्या आएगा, a बराबर 6q प्लस में 3। आप देखिए बेटा 6q प्लस 3 है, 6q प्लस 3 में क्या 2 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, ये तो सम संख्या है। इसमें विषम संख्या को जोड़ेंगे क्या आएगी, विषम संख्या आएगी। यानी इसमें 2 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, तो इसका मतलब कंप्लीट संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा, 2 का भाग नहीं जाएगा तो ये कैसी संख्या हुई, विषम संख्या। इसको भी समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने 2। r बराबर क्या लिया मैंने, अब 4 लेने पर क्या गया, a बराबर 6q प्लस में 4। यहाँ देखिए 6q में भी 2 का भाग जा रहा है, 4 में भी 2 का भाग जा रहा है, ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। कैसी संख्या है, सम संख्या। r बराबर 5 लेते हैं, क्या आया, a बराबर 6q प्लस में 5। यहाँ 6q में 2 का जा रहा है लेकिन 5 में नहीं जा रहा है, और कंप्लीट संख्या में जब 2 का भाग नहीं जा रहा है तो ये कैसी संख्या हुई, विषम संख्या। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने 3। हमें एक लाइन लिखनी है कि समीकरण 1 क्या है 6q प्लस 1, समीकरण 2 क्या है 6q प्लस 3, और समीकरण 3 क्या है 6q प्लस 5। मुझे बताओ क्या इन तीनों में 2 का भाग जा रहा है, क्या ये 2 से विभाज्य हैं, नहीं है, ये 2 से विभाज्य नहीं है। मैं ले दूंगा समीकरण 1, 2 व 3 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए अतः ये विषम पूर्णांक हैं। कैसे पूर्णांक हैं, विषम पूर्णांक हैं। अतः ये कैसे पूर्णांक है, विषम पूर्णांक। चलो एक बार मुझे बताओ कि जो विषम पूर्णांक हैं वो कौन कौन से हैं, समीकरण 1, 2 और 3। और पहला है 6q प्लस 1, दूसरा है 6q प्लस 3, और तीसरा समीकरण है 6q प्लस 5। और हमें सिद्ध क्या करना था कि जो विषम पूर्णांक है वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का होता है। यही हमें क्या करना था, सिद्ध। तो हम एक लाइन में लिख देंगे, इसलिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक, इस लाइन को लिख देंगे कंप्लीट और हो जाएगा अपना प्रश्न। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। रूप का होता है। कर देंगे नहीं कर देंगे बेटा, ये आपको इस प्रकार से क्या करना है, क्या करना है आपको, ये सिद्ध करना है। आप दर्शा देंगे कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है।